हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम का, यानी कि कोयले और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। और ये सब कहाँ से आ रहा है? हमारी उन बेसिक नीड्स से आ रहा है जिनको फुलफिल करने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक नीड्स यानी कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, कोई भी आपकी आवश्यकता है, आप लोग सबसे बेसिक आपकी आप कहेंगे नीड है कि जैसे हमें भूख लग गई है, ठीक है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भूख को शांत करना है तो भोजन हमारा कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। तो भोजन क्या कर रहा है? हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, यानी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो भोजन वहां पर क्या हो गया? एक ऐसी चीज हो गई जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। तो कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको क्या कहा जाता है? आपका संसाधन कहा जाता है। ठीक है, यानी रिसोर्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम भी आपका रिसोर्स में ही आता है। जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, आपका श्वसन में जो हम सांस ले रहे हैं उससे लेकर जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम जल की बात कर रहे हैं, हमने जो वस्त्र पहने हैं वो, या हम पढ़ने के लिए नोटबुक का प्रयोग कर रहे हैं, बुक्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम लिखने के लिए पेन पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ने के लिए अपनी वर्चुअल क्लास में आप लोग इतनी बड़ी स्क्रीन का यूज कर रहे हो, माइक्स का यूज कर रहे हो, स्पीकर का यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। इसीलिए ये क्या है? संसाधन है। ओके, फिर हमने क्या बोला? ये संसाधन कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से आ रही है, यानी नेचुरल है, जो ओके नेचर से हमें प्राप्त हो रही है, तो उनको क्या कहा जाएगा बच्चे? प्राकृतिक संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज उनको कहा जाएगा। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज आपका फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, यानी प्रकृति से आने वाले संसाधन भी कुछ इस प्रकार के होते हैं जो आपके जल्दी समाप्त हो जाते हैं या एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो जो समाप्त हो जाते हैं यानी कि जिनकी सीमित मात्रा है, लिमिटेड क्वांटिटी में है जो आपका, उनको क्या कहा जाता है? आपका यहाँ पर अक्षय, आपके क्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जो समाप्त हो जाएंगे। ओके, जो कभी समाप्त नहीं होंगे उनको इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो एक आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन आ गया, दूसरा आपका समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन आ गए। ओके, तो यहाँ पर भी आपने इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, देखो है दोनों नेचुरल रिसोर्स, यानी प्रकृति से ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना, खुद से नहीं बना रहे उनको, लेकिन कुछ प्रकृति में सीमित मात्रा में है और कुछ का अथाह भंडार है कि बहुत ज्यादा भी आप प्रयोग करोगे, अति दोहन कहते हैं आप लोग, वो किया जाएगा तब भी वो समाप्त नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश आपको मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि सूर्य कभी आपको प्रकाश देना बंद कर देगा, सूर्य का प्रकाश लगातार आ रहा है, कई वर्षों से आ रहा है पृथ्वी पर। ठीक है ना, और इसके अलावा जल की बात करते हैं हम लोग, तो जल भी आपका एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि उसका भी आप लोग देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि स्यालदे में मैंने बोला कोई नदी है वो सूख जाएगी, उसके बाद वो आपका बाराकोट में बारिश हुई, वहां बरस गया, तो पानी एक जगह से सूखा लेकिन दूसरी जगह अर्थ पे कहीं ना कहीं उसी मात्रा में विद्यमान है, या अगर वो आसमान में भी है वाटर वेपर की फॉर्म में या बादलों के रूप में है, तब भी आपका जल रहेगा कहीं ना कहीं, या कहीं बर्फबारी हो गई ग्लेशियर्स में, आपका बर्फ के रूप में वो वहां पर प्रेजेंट है, तो इसलिए वो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में। इसके अलावा वायु की बात करते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो वो भी आपका किसमें है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में। इसके बाद एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे आपका चैप्टर का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये भी आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। मिनरल्स की बात आप लोग करते हैं, खनिज बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा खनिज का, तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। देन आपका एक बहुत अच्छा टर्म आया था फॉसिल फ्यूल या फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, आपका दो शब्द है, एक आपका फॉसिल है, दूसरा फ्यूल है। ठीक है, तो फॉसिल और फ्यूल को अलग अलग पढ़ने के बाद हमने एक साथ उनको कंबाइन करके देखा था कि क्या बन रहा है। तो फॉसिल क्या है? कोई भी आपका पेड़ पौधा या कोई जानवर जो मर गया है लाखों वर्ष बाद, जब आप उसको आपको उसके अवशेष मिलेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? फॉसिल कहा जाता है, यानी जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म यानी जीवों के अंश जो रह गए हैं,
जिनका कि कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, एक समय के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स का, तो उसको आपका फॉसिल कहा जाता है, ठीक है ना। देन फ्यूल्स की बात करते हैं। फ्यूल क्या है? हर वो चीज फ्यूल की कैटेगरी में आएगा जो जलने के बाद, जिसका कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, और दहन होने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में आपका लाइट यानी कि प्रकाश, सामान्य भाषा में जिसको आप उजाला कहते हो, वो दे रहा है, और उसके साथ साथ हीट, ऊष्मा, या जिसको आप गर्मी कह रहे हो कि तापमान बढ़ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? फ्यूल कहा जाएगा। यानी कोई भी चीज जो जलने पर प्रकाश उत्पन्न कर रही है और ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, उसको क्या कहा जाएगा? फ्यूल कहा जाएगा। ओके। ऐसे फ्यूल्स जो आपके मृत पौधों से या जानवरों से आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं को आपका फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल्स से जो फ्यूल बन रहे हैं उन्हीं को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। 3 टाइप के ये हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और आपका नेचुरल गैसेस हो गया, ठीक है। कोल क्या होता है? काला होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। एक आपका कितना कठोर होता है? जितना आपका पत्थर होता है। ओके। और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईंधन की कैटेगरी में इसे पढ़ रहे हो। और आपका कैसा ईंधन है? जीवाश्मीय ईंधन है, यानी जीवों के अंशों से ये प्राप्त हो रहा है आपको। और क्या पढ़ते हैं इसमें कि भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए पावर प्लांट्स में पावर की प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले समय में रेलगाड़ियां चलती थी, भाप से चलने वाले इंजन होते थे, तो वहां पर भी आपका इसका प्रयोग किया जाता था। ओके। तो बहुत जगह ये यूज में आ रहा है। देन आपने कहा कोल आपका मेनली कार्बन है, कार्बन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जब आपका वो मृत पेड़ पौधों से और कोयला बन रहा है, तो यानी इनडायरेक्टली आपका कार्बन बन रहा है। ओके। तो मृत पेड़ पौधों से लेकर और कोल की फॉर्मेशन जो होगी, वो आपका क्या कहा जाएगा? उसको कार्बोनाइजेशन कहा जाएगा। ओके। तो कार्बोनाइजेशन, जैसे कार्बोनाइजेशन वर्ड में ही आपका कार्बन आ रहा है, तो यानी कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन सा कार्बन? जो कोल की फॉर्म में है आपका। ओके। तो ये आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके अलावा आपने 3 टाइप्स देखे थे कोल के, कि कोल आपको 3 फिजिकल स्टेट में मिलेगा, जिसके 3 अलग अलग नाम होंगे। जब वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, यानी ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, उसको कोक कहा जाएगा। जब वही कोल आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, तो उसको कोल tar कहा जाएगा। और जब वही कोल आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा, यानी गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगा, तो उसको कोल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 आपके अलग अलग टाइप्स हो गए कोल के। कोक क्या है? जैसे आपको फिजिकल स्टेट दिख रही है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, ये एक फ्यूल है, आप लोगों को पता है। और कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। और आप साथ साथ क्या लिख सकते हो कि इसमें अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए, एनर्जी जनरेट, पावर प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कोल tar का उपयोग आपने कहा था फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, पेंट्स का, ड्रग्स का, इन सभी का उत्पादन करने में किया जा रहा है। मोस्ट कॉमन था आपका कि रोड सरफेसिंग में भी, फ्लोर मेकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके। इसके अलावा कोल गैस है आपका, जो कि आपने पढ़ा, कोल से जब कोक को प्राप्त किया जाता है, क्या कहा मैंने? कोल से जब कोक को प्राप्त किया जाएगा, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, वहां पर जो गैस निकलती है, उसको कोल गैस कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग भी उसके निकट जो भी प्लांट लगे हुए होंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, वहां पर एनर्जी के रूप में या फिर एक फ्यूल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना सारा कोल के टाइप्स में आप लोगों ने पढ़ लिया था। देन हमारा फॉर्मेशन आया था कि फॉर्म कैसे होता है आपका, अगर कोयला बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बोला था जनरली आपको अर्थ की सरफेस के नीचे मिलेंगे, इसका मतलब धरती की सतह से नीचे मिलेंगे। धरती की सतह से नीचे ये कैसे बन रहे हैं, वही हम पता कर रहे हैं। तो बहुत वर्षों पूर्व, बहुत का मतलब है लाखों, कितने लाख? लगभग 320, हम बोलते हैं लगभग 300 या 320 लाख साल पहले क्या हुआ, धरती पर विशाल काय पेड़ थे, जीव थे, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म थी। किसी भी कारणवश वो पेड़ टूट करके धरती की सतह पर ही गिरे होंगे। यही होता है कि कोई भी चीज अगर टूट रही है, गिर रही है, तो धरती की सतह पर ही गिरेगी, वही हुआ। देन एक साल आपकी बारिश आई, बारिश के साथ थोड़ा मिट्टी आई, तो पेड़ों के ऊपर आ गया। देन अगले साल भूस्खलन हुआ, भूकंप हुआ, बाढ़ आई। इसी तरह से 320 आप बोल रहे हो लाख सालों में
कितनी ही बार आपकी कितनी सारी नेचुरल प्रोसेसेस हुई होंगी, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हुई होंगी, जिनके कारण इन पेड़ों पर, जो कि आपकी धरती की सतह पर गिरे थे, बहुत सारी मिट्टी आई होगी, उसके साथ पानी आया होगा, और उसने जितना भी वो प्लांट मैटर था, यानी कि जितने वो पेड़ गिरे थे, उन सबको क्या कर लिया, ढक लिया इस प्रकार से, जो सेकंड आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ कहीं आपका क्या हो गया, जितना भी वो प्लांट मैटर था वो दब गया है, उसके ऊपर लेयर आ गई, और यहाँ फिर से आपका दूसरा जीवन शुरू हो गया। उसकी सतह, जो ऊपर वाली सतह होगी, वहां फिर से आपके पेड़ पौधे उगाएंगे। इस तरह से बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली चलती रहती है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन पहुंच रही है, वहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, सड़ना गलना जिसे बोल रहे थे वो हो रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा, जब इसी तरह की मिट्टी बार बार आती रहेगी और एक समय के बाद वो पूरे प्लांट मैटर को कवर कर लेगी, ठीक है, जितना भी प्लांट मैटर था उसको चारों तरफ से क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया है मिट्टी के द्वारा, या फिर पानी आया होगा उसके द्वारा। और आप कहते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, रुक गई है, अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी तापमान, गर्मी जिसे आप कहते हैं, वो है यहाँ पर। और उसके अलावा क्या है, दबाव भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर एक और लाइफ शुरू हो गई है यहाँ पर, और कितनी सारी लेयर्स है मिट्टी की, ठीक है ना। तो ये बहुत कई फीट गहराई में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक गई है, डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, तो आपको जीवों के अंश प्राप्त होंगे, यानी पत्तियां झड़ चुकी थी, जो उसकी ऊपर की कॉर्क थी, बाहर की जो लेयर होगी पेड़ की, वो भी आपकी सड़ चुकी थी, डिकम्पोजिशन हो चुका था, कुछ ना कुछ ऐसा रिमेनिंग पार्ट रह गया वहां पर प्लांट्स का, जो कि अब जिसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, तो उसको आप फॉसिल्स का नाम दे देते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो थे। देन उस फॉसिल से यहीं पर कोल की फॉर्मेशन होगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इतना सब पढ़ने के बाद, कोल की पूरी फॉर्मेशन देखने के बाद हम किस पर आए थे, पेट्रोलियम पर आए थे, जो सेकंड टाइप का आपका फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मीय ईंधन है। चूंकि जीवाश्मीय ईंधन की बात कर रहे हैं, तो यानी ये भी आपके ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग पार्ट से बनेगा आपका, ओके। देन पेट्रोलियम में आपने बोला कि मैम पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम हमारा पेट्रोल भी है, डीजल भी है, नेफ्ता है, केरोसिन है, बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारे इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ा, इसका उपयोग भी कहाँ किया जा रहा है। अब पेट्रोलियम का उपयोग तो कितनी सारी जगह होता है, देखो पेट्रोल का यूज कितनी सारी जगह होता है, डीजल का यूज होता है, केरोसिन का यूज होता है, तो सारे आपके बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग उपयोग में लाए जाते हैं, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा पेट्रोलियम में आपने वर्ड का मीनिंग आप समझ गए थे, यानी पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा है रॉक्स और ओलियम क्या है, ऑयल, यानी रॉक्स से निकलने वाला ऑयल। अब रॉक्स कहाँ से आई, पहले कोल के टाइम में तो हम सिर्फ सॉइल की लेयर्स की बात कर रहे थे, यहाँ रॉक्स कैसे बनी। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है कि आपका समुद्र तल के अंदर से इनको निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है समुद्र के अंदर भी एक क्या चल रहा होता है, एक पूरी लाइफ चल रही होती है, जलीय जीवन वहां पर है, यानी वहां अलग अलग प्रकार के पौधे भी होंगे, जो समुद्री पौधे हैं, समुद्री जीव भी होंगे। किन्हीं कारणवश वो मर गए, और मर करके कहाँ जाएंगे, समुद्र की तल पर नीचे चले जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जब वो सेटल डाउन हो गए, तो वहां नीचे रेत होती है, धीरे धीरे उनके ऊपर रेत की परतें चढ़ती जाएंगी, ठीक है, उनका भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। देन क्या होगा, जो आपका रेत चढ़ती जा रही है, वो बाद में रॉक्स का आपका क्या ले लेंगी, फॉर्म, रॉक्स में उनमें कन्वर्जन हो जाएगा, या चट्टानों का रूप ले लेंगे, ऐसे आप पढ़ते हो, ठीक है। देन क्या हुआ, जो वहां पर डेड और डिकेइंग मैटर था, उसका डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, फॉसिल में कन्वर्जन हो जाएगा। देन फॉसिल से आपका क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ साथ क्या बनता है, नेचुरल गैस भी आपकी बनती है। तो इस तरह से वो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है, यानी वही फॉर्मेशन है जो कोल में हो रही है, बस कोल में आपने अर्थ की सरफेस की बात की थी, और यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, सी की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं, कि समुद्र के अंदर क्या क्या चल रहा है, ओके। तो इतना सब आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया था, ठीक है ना, फॉर्मेशन आप लोगों ने देखी थी। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम आपका किससे बन रहा है, उन ऑर्गेनिज्म से बन रहा है जो आपका समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड,
जब ये ऑर्गेनिज्म आपके मर गए उसके बाद क्या हुआ, देयर बॉडीज सेटल्ड एट बॉटम ऑफ द सी, उनकी बॉडीज क्या हुई, बॉटम में सेटल हो गई, जो आपका समुद्र तल होगा वहां पर सेटल हो गई, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके बाद क्या हुआ, वो सब कवर हो गया किससे, आपका बहुत सारी सैंड आई होगी, क्ले आया होगा, उससे सबसे कवर हो गया ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये भी लाखों वर्षों में चलने वाली प्रक्रिया है। अब्सेंस ऑफ एयर, जब हवा वहां पर अनुपस्थित हो गई यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान यानी बहुत ज्यादा जब वहां पर गर्मी हो गई, एंड हाई प्रेशर, और बहुत ज्यादा दबाव के कारण ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म जो थे वो आपका एयर की अब्सेंस के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, हाई प्रेशर के कारण किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ओके, तो इस तरह से आपने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को पढ़ा था, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था, जैसे ही ये जीव मर गए उनके शरीर जो थे वो समुद्र के तल में बस गए या बैठ गए, आप बोल सकते हो नीचे, और रेत और मिट्टी की परतों से क्या हो गए, कवर हो गए। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव ने क्या किया, मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, गैस हल्की होती है तो गैस आपको पहले ही मिल जाती है, जब आप लोग क्या करते हो, खुदाई करते हो तो पहले गैस मिलेगी आपको, उससे नीचे आपका क्या पाया जाएगा, पेट्रोलियम पाया जाएगा, इस तरह से। तो देखो वेल्स बनाई जाएंगी इस तरह की, तो गैस आपको यहीं पर मिल रही है जबकि आपको ऑयल थोड़ा नीचे मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसको बना लेंगे जल्दी से और नोट कर लेंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तब हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए। तो रिफाइनिंग क्या होता है आपका, रिफाइनिंग यानी शोधन जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला पेट्रोलियम जो है आपका, पेट्रोलियम में आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, तो उनको क्या करना है, अब निकालना है, निकालोगे कैसे, अब वहां से तो सिर्फ क्रूड ऑयल आएगा। जब आपने क्या कहा, यहाँ पर हमने वेल्स बना दी और यहाँ से हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो ऑयल तो एक ही टाइप का आएगा जिसको आप क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी कच्चा तेल जो आएगा, उससे आपको अलग अलग प्रकार के उसके कंपोनेंट्स को अलग करना है, यानी उसी से आपको पेट्रोल भी निकालना है, उसी से आपको डीजल भी निकालना है, उसी से आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल्स निकालने हैं, केरोसिन निकालना है, सारी चीजें उसी से निकालनी है, ठीक है। तो किस तरह से शोधन उसका किया जाएगा, रिफाइनिंग, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है उसको हीट किया जाएगा, और हीट किया जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पर, आपके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, चलिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ यूजफुल compounds. These are also called as petrochemicals. They are used in the manufacturing of products like detergents, fibers, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, ये सारे फाइबर्स के टाइप है, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड पॉलीमर्स। ओके, इनका उपयोग अलग अलग चीजों को बनाने में किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे फाइबर्स के बारे में बात की गई है और डिटर्जेंट्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, these which is derived from natural gas. पेट्रोलियम इज समटाइम्स नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ड्यू टू इट्स हाई कमर्शियल वैल्यू। ओके, इसकी हाई कमर्शियल वैल्यू के कारण इसको क्या कहा जा रहा है, ब्लैक गोल्ड भी आपका कहा जा रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैसेस की। तो नेचुरल गैस में आप सीएनजी को पढ़ते हैं, एलपीजी आपकी पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जिसको कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको आप क्या कहते हैं बच्चे, सीएनजी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, संपीड्य प्राकृतिक गैस भी इसको कहा जाता है, इज अ वेरी इसेंशियल फ्यूल सिंस इट इज इजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स एंड कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ये सबसे अच्छा फ्यूल है। देखो सीएनजी का उपयोग बहुत ज्यादा आज के समय में बताया जा रहा है, कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनका सीएनजी का प्रयोग करके जिनको चलाया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि एक तो क्या इजीली एक्सेसिबल है, यानी मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको बता रही थी कि पेट्रोल कहाँ पे पाया जा रहा है, थोड़ा नीचे है और नेचुरल गैस आपकी उससे ऊपर है, तो यानी आप आसानी से हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या कहा जा रहा है, एक तो आवश्यक ईंधन है, ये हमें पता है, इजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स एंड कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्या किया जा सकता है, आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और साथ ही साथ क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हम संपीड़ित कर सकते हैं तो उसको स्टोर करना भी क्या होगा आपका आसान होगा। ओके, देन इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी क्या, कि ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में आपका पोल्यूशन को कम करता है, इसलिए भी इसका उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है। एंड हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जिस भी ईंधन को आप जला रहे हो उसकी कम मात्रा जला रहे हो लेकिन उससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो रही है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। यानी आप जैसे आप अगर आप पूरी डेफिनेशन देखें तो 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, यानी जिसे आपने देखा होगा लकड़ी में हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना थोड़ा देर से बनता है, लकड़ियां कितनी भी जला लो। एलपीजी में आप लोग खाना बनाते हैं तो एलपीजी यानी आप गैस पे बनाते हो जैसे, तो जल्दी बनता है खाना। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू कम आएगी। अगर 1 किलो लकड़ी को जला रहे हो तो उतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी जितनी आप 1 किलो एलपीजी को अगर जलाओ उसको जलाने पर उत्पन्न होगी। तो एलपीजी 1 किलो ली, उसको जलाने पर आपका ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यानी उसका कैलोरीफिक वैल्यू का मान अधिक है लकड़ी की तुलना में। तो वैसे ही कहा जा रहा है औरों की तुलना में और फ्यूल्स की तुलना में जो आपका सीएनजी है या नेचुरल गैस की यहाँ पर बात हो रही है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। ओके, एंड सीएनजी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा इट इज नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, व्हीकल को चलाने में भी इसका उपयोग आजकल किया जा रहा है। आप लोग देखना गाड़ियों में ग्रीन कलर का लोगो लगा होगा और सीएनजी लिखा गया होगा, तो यानी कि वो सीएनजी से भी चल रही हैं वो गाड़ियां। ओके, इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ठीक है। ये कैसा है, एक साफ ईंधन है। क्यों है, क्योंकि आपका पोल्यूट कम कर रहा है एनवायरनमेंट को। ओके, तो ये सारा किसके बारे में हो गया, नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, चलिए, तो क्या क्या हुआ, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे नाम से ही समझ आ रहा है प्रकृति में है, फॉसिल फ्यूल का टाइप है। किससे बन रहा है, फॉसिल से बन रहा है, और फॉर्मेशन क्या है, वही जो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में, यानी पेट्रोलियम को कैसे बनाया जा रहा है, कैसे बन रहा है, उसके लास्ट लाइन यही थी कि इसी प्रकार जब फॉसिल का फ्यूल में कन्वर्जन होगा तो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनेगा, यानी दोनों का फॉर्मेशन सेम तरह से। ओके, तो यहाँ पर अगर नेचुरल गैस का फॉर्मेशन पूछेगा तो पेट्रोलियम वाली फॉर्मेशन बता देंगे, ठीक है। पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है, इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान है, साथ ही स्टोर करना आसान है, तो बहुत अच्छा फ्यूल है। एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करता है, यानी प्रदूषण कम फैलाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ आज के समय में कई सारे आपके व्हीकल्स को चलाने में व्हीकल फ्यूल की तरह ये यूज किया जा रहा है, और एक क्लीनर फ्यूल है। ओके, इतना हो गया, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक बहुत ही आवश्यक ईंधन है, क्योंकि इसे पाइपों के माध्यम से स्थानांतरित करना आसान है,
और इसे उच्च दबाव में संपीड़ित और संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है और इसका उच्च कैलोरी मान होता है। ठीक है, इसके अलावा सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहन ईंधन के रूप में भी किया जाता है और यह एक कैसा है, स्वच्छ ईंधन है। ओके, तो ये सारा हमारा सीएनजी के बारे में हो गया, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आने वाले सेशन में कुछ और हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आपका एडवांटेजेस क्या क्या है जो फॉसिल फ्यूल्स में आप लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस आएंगे। ओके, चलिए ये आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।